यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर है जो आपके 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, एक ये वायरल मॉडल पेपर है जिसका कोड है 321DK और आपका पूर्णांक बच्चों इकोनॉमिक्स में 70 मार्क्स का होगा। परीक्षा में समय आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलेंगे। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। कुछ सामान्य निर्देश की बात करें तो सभी प्रश्न करना बच्चों अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 11 से 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 19 से 24 तक की बात करें तो इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर बच्चों 150 शब्दों में देना है और प्रश्न संख्या 25 से 27 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 300 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि पेपर का पैटर्न कुछ इसी प्रकार आपकी बोर्ड परीक्षा में रहेगा और यहाँ पे जितने भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस लिए गए हैं सब आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो सभी लोग पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से और शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे क्योंकि पूरे ही मॉडल पेपर को मैं आंसर के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे बच्चों, जिसमें प्रश्न संख्या पहला है कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर मैंने हाईलाइट करके रखा है। खा वाला आंसर सही हो जाएगा आपका, मार्शल ने लिखा है। प्रश्न संख्या दूसरा है बच्चों, क्या होना चाहिए एक विषय सामग्री है। क्या होना चाहिए एक विषय सामग्री है? तो ये बच्चों नियामक अर्थशास्त्र की एक विषय सामग्री है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में उत्पत्ति के कितने साधन हैं? तो आधुनिक युग में उत्पत्ति के बच्चों 4 साधन है। गा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है बच्चों, जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन किस दर से बढ़ता है? तो कुल उत्पादन बच्चों बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5वां देखेंगे, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लालसा को क्या कहा जाता है? तो बच्चों किसी वस्तु को प्राप्त करने की लालसा को इच्छा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर गा यहाँ पे सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देखेंगे बच्चों। छठा प्रश्न है, वर्तमान में भारत में वित्त मंत्री कौन है? तो बच्चों वर्तमान में भारत में वित्त मंत्री वर्तमान में भारत की जो वित्त मंत्री हैं वो श्री निर्मला सीतारमण जी हैं। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7वां, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो बच्चों रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, विश्व में वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अभी डेटा के अकॉर्डिंग चीन है, लेकिन अभी डेटा जैसे कि जनगणना नहीं हुई है तो भारत पहले नंबर पे आ चुका है। ठीक है, तो अभी हम चीन को ही मानते हुए चल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर होता है जब सकल घरेलू उत्पाद का घिसावट होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है, विश्व में आर्थिक मंदी कब आई थी बच्चों? तो विश्व में 1929 से 1930 में आर्थिक मंदी आई थी। अब हम यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ आए बच्चों, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक के लिए आपको 3 नंबर प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जिस प्रकार हमने उत्तर लिख रखा है इतने ही शब्दों में अपनी बात को कहते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे कि प्रश्न पूछा है, सीमांत उपयोगिता क्या है? तो सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी उपभोक्ता को किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने से होने वाले अतिरिक्त संतोष या लाभ को दर्शाती है। यह उपयोगिता सामान्यतः घटती है, जिससे घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहा जाता है। फिर आ जाइए बच्चों, अगला प्रश्न है 12वां, आय से आप क्या समझते हैं? आय मतलब होता है आगमन। किसी व्यक्ति, व्यवसाय या सरकार द्वारा एक निश्चित अवधि में अर्जित धन या आर्थिक लाभ को दर्शाती है। इसमें वेतन, लाभ, ब्याज, किराया और लाभांश जैसी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धन शामिल होता है। फिर बच्चों यहाँ पे 13वां प्रश्न पूछा गया, बाजार शब्द से क्या अभिप्राय है? तो बाजार वह स्थान है जहाँ खरीदार और विक्रेता वस्तुओं, सेवाओं या संसाधनों का क्रय विक्रय करते हैं। यह भौतिक या आभासी हो सकता है और प्रतिस्पर्धा, मांग, आपूर्ति जैसे कारकों से प्रभावित होता है। बाजार विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे थोक और खुदरा आदि। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 14वां वाला, औसत उत्पादन से क्या अभिप्राय है? औसत उत्पादन यानी एवरेज प्रोडक्ट, कुल उत्पादन को प्रयुक्त उत्पादन इकाइयों की संख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। यह प्रत्येक इकाई द्वारा किए गए औसत योगदान को दर्शाता है और उत्पादकता के विश्लेषण में महत्वपूर्ण होता है।
फिर ये देखिए 15वां प्रश्न है बच्चों, पूर्ण रोजगार से क्या अभिप्राय है। पूर्ण रोजगार से क्या अभिप्राय है। पूर्ण रोजगार वह स्थिति है जब अर्थव्यवस्था में सभी योग्य और इच्छुक श्रमिकों को उपलब्ध मजदूरी दर पर रोजगार मिल जाता है। इसमें बेरोजगारी केवल स्वाभाविक या अस्थायी होती है, ना कि मांग की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए 16वां प्रश्न हम देखेंगे, प्रभावपूर्ण मांग क्या होती है। प्रभावपूर्ण मांग यानी कि इफेक्टिव डिमांड वह वास्तविक मांग होती है जो क्रय शक्ति के साथ समर्थित होती है, अर्थात यह उपभोक्ताओं की वह मांग है जिसमें न केवल इच्छा शक्ति होती है बल्कि वस्तु व सेवा को खरीदने की क्षमता भी होती है। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए 17वां प्रश्न है, व्यापक अर्थशास्त्र क्या है। व्यापक अर्थशास्त्र क्या है। तो व्यापक अर्थशास्त्र जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन करती है। इसमें राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आर्थिक वृद्धि और नीतियों जैसे कारकों का विश्लेषण किया जाता है जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। फिर बच्चों यहाँ पे 18वां प्रश्न है कि अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। अंतिम वस्तुएं यानी कि फाइनल गुड्स वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ताओं द्वारा अंतिम उपयोग के लिए खरीदी जाती है और आगे उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग नहीं होती है। ये उपभोग या निवेश के लिए तैयार होती है, जैसे कपड़े, कार, मोबाइल आदि। इन्हें सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना में शामिल किया जाता है। फिर बच्चों आ जाइए यहाँ पे हम लघु उत्तरीय प्रश्न जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपको ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न दे रखे हैं, यहाँ पे हम इसको आपको बताने वाले हैं। ऐसे ही आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है। प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के संबंध स्थापित कीजिए। सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी और कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। कुल उपयोगिता किसी वस्तु की सभी उपभोगित इकाइयों से प्राप्त संतोष का कुल भाग होता है, जबकि सीमांत उपयोगिता प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त अतिरिक्त संतोष को दर्शाती है। जब उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करता है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है, लेकिन सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, जिससे घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहा जाता है। बच्चों, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच जाती है और इसके बाद गिरने लगती है। फिर बच्चों देखिए अगला प्रश्न है 20वां वाला, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत और कुल लागत क्या होती है। तो स्थिर लागत यानी फिक्स्ड कॉस्ट यह वह लागत होती है जो उत्पादन स्तर में परिवर्तन के बावजूद अपरिवर्तित रहती है, जैसे किराया, मशीनरी, बीमा आदि, या शून्य उत्पादन पर भी बनी रहती है। परिवर्तनशील लागत को वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। यह उत्पादन स्तर के अनुसार बदलती है, जैसे कच्चा माल, मजदूरी, बिजली आदि। यदि उत्पादन बढ़ता है तो परिवर्तनशील लागत भी बढ़ती है, और यदि उत्पादन शून्य हो जाता है तो यह लागत भी समाप्त हो जाती है। कुल लागत जिसको हम बोलते हैं बच्चों टोटल कॉस्ट, या किसी वस्तु के उत्पादन में लगने वाली कुल व्यय राशि होती है जो स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत के योग से प्राप्त होती है। सूत्र है इसका, कुल लागत बराबर होता है स्थिर लागत प्लस परिवर्तनशील लागत, याद कर लीजिएगा। फिर 21वां प्रश्न है बच्चों, बजट रेखा क्या है। तो बजट रेखा यानी बजट लाइन उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमतों के आधार पर विभिन्न उपभोग संभावनाओं को दर्शाने वाली रेखा होती है। यह दिखाती है कि उपभोक्ता अपनी सीमित आय से दो वस्तुओं का अधिकतम संयोजन कितनी मात्रा में खरीद सकता है। यदि उपभोक्ता की आय या वस्तुओं की कीमतों में बदलाव होता है तो बजट रेखा भी बदल जाती है। समीकरण है यहाँ पे, उपभोक्ता की आय बराबर वस्तुओं की कीमतें बराबर वस्तुओं की मात्रा है। बजट रेखा उपभोक्ता की क्रय शक्ति को दर्शाती है। बजट रेखा जो है उपभोक्ता की क्रय शक्ति को दर्शाती है। फिर यहाँ पे देखिए 22वां प्रश्न पूछा है बच्चों, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। मुद्रा मतलब मनी। तो ये वह माध्यम है जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय, मूल्य मापन, भुगतान निपटान और संपत्ति संचय के लिए किया जाता है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था में लेन देन को सुगम बनाने का प्रमुख साधन है। मुद्रा में स्वीकार्यता, विभाज्यता, टिकाऊपन और स्थायित्व जैसे गुण होते हैं। परिभाषा, पॉल सैमुअल्सन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे लेन देन के साधन के रूप में व्यापक रूप को स्वीकार किया जाता है। मुद्रा के प्रमुख रूपों में सिक्के, कागजी मुद्रा और डिजिटल मुद्रा शामिल है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का नियंत्रण केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है, जो उसकी आपूर्ति और स्थिरता सुनिश्चित करता है।
फिर देखिए बच्चों 23वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम किसी देश में एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का धनात्मक रूप में आकलन है। यह किसी अर्थव्यवस्था की समग्र उत्पादकता और आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। परिभाषा क्या है बच्चों कि पीगू के अनुसार राष्ट्रीय आय समाज के सभी सदस्यों द्वारा एक वर्ष में अर्जित वास्तविक आय का कुल योग है। राष्ट्रीय आय को मापने के विभिन्न तरीके हैं, जैसे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, व्यक्तिगत आय पीआई और व्यय विधि। यह आर्थिक नीति निर्माण और विकास दर को समझने के लिए महत्वपूर्ण संकेतक है। 24वां प्रश्न है बच्चों, विदेशी विनिमय दर क्या है? विदेशी विनिमय दर फॉरेन एक्सचेंज रेट वह दर होती है जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परिभाषा की बात करें तो पॉल सैमुअल्सन के अनुसार विदेशी विनिमय दर वह मूल्य है जिस पर एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में बदला जाता है। विनिमय दर दो प्रकार की होती हैं। स्थिर विनिमय दर जिसे सरकार या केंद्रीय बैंक नियंत्रित करता है, और परिवर्तनशील विनिमय दर जो मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। विनिमय दर में परिवर्तन मुद्रास्फीति, ब्याज दर और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करता है। फिर आ जाइए बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर आपको 300 शब्दों में देना है। तो यहाँ पे देखिए हमने 25वां प्रश्न लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया है। उदासीन वक्र से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उदासीन वक्र यानी इनडिफरेंस कर्व का अर्थ एवं विशेषताएं हैं। उदासीन वक्र एक आर्थिक उपकरण है जो उपभोक्ता के विभिन्न वस्तुओं संयोजनों के प्रति समान संतोष को दर्शाता है। इसका अर्थ यह है कि उपभोक्ता दिए गए संयोजनों में किसी एक को चुनने में उदासीन होता है, क्योंकि सभी संयोजन उसे समान संतोष प्रदान करते हैं। परिभाषा की बात करें तो जे.आर. हिक्स के अनुसार उदासीन वक्र उन सभी संयोजनों का एक आलेखीय निरूपण है जो उपभोक्ता को समान स्तर की उपयोगिता प्रदान करते हैं। उदासीन वक्र की प्रमुख विशेषताएं, नकारात्मक ढलान जिसको डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलते हैं। उदासीन वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलान लिए होता है, क्योंकि यदि एक वस्तु की मात्रा बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मात्रा घटानी पड़ती है ताकि संतोष स्तर समान बना रहे। फिर है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन यानी अवलाव। यह वक्र मूल बिंदु की ओर अवतल होता है, क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन की दर एमआरएस घटती जाती है। तीसरा है उदासीन वक्रों का परस्पर ना काटना। दो उदासीन वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक वक्र भिन्न उपयोगिता स्तर को दर्शाता है। फिर चौथा है उच्च वक्र उच्च संतोष दर्शाता है। जो उदासीन वक्र मूल से दूर होता है वह अधिक संतोष का प्रतिनिधित्व करता है। पांचवा है मूल बिंदु को नहीं छूता। उदासीन वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता, क्योंकि उपभोक्ता दोनों वस्तुओं का उपयोग करता है। फिर ये यहाँ पे आ जाइए अथवा में, एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्रत्येक फर्म दीर्घकाल में केवल समान लाभ अर्जित करते हैं। विस्तार से समझाइए। इस प्रश्न का उत्तर आपको तैयार करना है। फिर 26वां प्रश्न है बच्चों, केंद्रीय बैंक और उसके कार्यों को प्रभावित कीजिए। तो केंद्रीय बैंक और उसके कार्य यहाँ पे दिख रखे हैं, जो मैं आपको भी पढ़ के एक्सप्लेन करने वाला हूँ। परिचय की बात करें तो केंद्रीय बैंक किसी देश की मौद्रिक प्रणाली का प्रमुख संस्थान होता है, जो मुद्रा आपूर्ति, क्रेडिट नियंत्रण और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए कार्य करता है। यह वाणिज्यिक बैंकों का नियामक और सरकार का वित्तीय सलाहकार भी होता है। परिभाषा की बात करें तो पॉल सैमुअल्सन के अनुसार केंद्रीय बैंक वह संस्थान है जो किसी देश की मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है तथा आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए नीतियां बनाता है। केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य हैं मुद्रा निर्गमन यानी करेंसी इंश्योरेंस। केंद्रीय बैंक देश की कानूनी मुद्रा जारी करता है और उसकी स्थिरता सुनिश्चित करता है। वाणिज्यिक बैंकों का नियमन, रेगुलेशन फॉर कॉमर्शियल बैंक्स, यह बैंकों को लाइसेंस देता है, उनके कार्यों को निगरानी करता है और आवश्यक आरक्षित निधि यानी CRR और SLR निर्धारित करता है। तीसरा है मौद्रिक नीति का संचालन, मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। केंद्रीय बैंक ब्याज दरों, नगद आरक्षित अनुपात, बैंक दर और खुले बाजार परिचालन OMO के माध्यम से मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करता है। चौथा है सरकारी ऋण प्रबंधन, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट डेब्ट मैनेजमेंट। यह सरकार को ऋण जारी करने, बॉन्ड बिक्री और अन्य वित्तीय लेन देन में सहायता करता है।
पांचवा है विदेशी विनिमय प्रबंधन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, या विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रित करता है और विनिमय दर स्थिरता बनाए रखता है। छठा है बच्चों अंतिम ऋणदाता यानी लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, संकट के समय यह बैंकों को ऋण प्रदान करता है ताकि वित्तीय स्थिरता बनी रहे। केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको ऊपर वाला अटेम्प्ट नहीं करना है तो आपको दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, परिवर्ती अनुपातों के नियमन का सचित्र व्याख्या कीजिए। तो ये प्रश्न का उत्तर आप अपनी लर्निंग मटेरियल से इसको तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर 27वां प्रश्न है बच्चों, व्यावसायिक बैंक के मुख्य कार्यों को संक्षेप में लिखिए, 10 नंबर का। तो यहाँ पे हमने व्यवसायिक बैंक के पूरे कार्य को लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्यवसायी बैंक के मुख्य कार्य बच्चों, परिचय में क्या लिखा है कि व्यवसायी बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक वे वित्तीय संस्थान होते हैं जो जनता से धन जमा करते हैं और उन्हें ऋण के रूप में प्रदान करते हैं। ये बैंक आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्य कार्य की बात करें तो धन जमा स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा के माध्यम से जनता से धन संग्रहण करना। फिर है ऋण प्रदान करना यानी प्रोवाइडिंग द लोन्स, व्यापार, कृषि, उद्योग और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए ऋण प्रदान करना। फिर तीसरा बच्चों क्रेडिट निर्माण यानी कि क्रेडिट क्रिएशन, बैंक जमा राशि का उपयोग कर क्रेडिट बनाते हैं जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। फिर चौथा है बिलों के अदायगी और संग्रह यानी बिल पेमेंट कलेक्शन, चेक ड्राफ्ट और बिलों का भुगतान एवं संग्रह करना। फिर है पांचवा विदेशी विनिमय सेवाएं, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, विदेशी मुद्रा विनिमय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। फिर छठा है बच्चों सुरक्षा एवं निवेश सेवाएं, सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, ग्राहकों के लिए शेयर बॉन्ड और अन्य निवेश सेवाएं प्रदान करना। फिर देखिए यहाँ पे अथवा में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है, कीन्स के रोजगार सिद्धांत को विस्तृत व्याख्या कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये अपनी लर्निंग मटेरियल से आप इस प्रश्न का उत्तर भी तैयार करेंगे।